अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्किलिज्म के साथ मैं हूं इंजीनियर शरफजल। अनलॉक सोलर एनर्जी एपिसोड 5 के साथ मैं हाजिर हूं। आज में हम देखेंगे कि सोलर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जिसमें हम चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के हवाले से देखेंगे कि चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस है और हम अपने सिस्टम्स के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे हम रिकमेंड करें। कोई भी हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हों तो हम चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस रखें और किस तरह हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे आज की इस लेक्चर में कि चार्ज कंट्रोलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन्वर्टर कितने टाइप्स के होते हैं, किस सिचुएशन में कौन सा इन्वर्टर या कौन सा चार्ज कंट्रोल हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले चार्ज कंट्रोल्स का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। काम ये है कि हमारी जो बैटरीज फूलती हैं, आपके मोबाइल में भी बहुत पहले अगर जो पुराने मोबाइल्स थे उनमें बैटरीज जो है ना फूलना शुरू हो जाती थी अगर हम कोई गलत चार्जर यूज़ करते थे। तो उसमें असल में चार्ज कंट्रोलर में जो वो चार्जर होता था उसके अंदर वो आवर चार्ज को प्रिवेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो बैटरीज फूलने लगती हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज थी या कोई भी बैटरी हो। तो ये सबसे पहले जो है ना आवर चार्जिंग को प्रोटेक्ट करता है, आवर चार्जिंग को प्रिवेंट करता है। कि मिसाल के तौर पे आपकी बैटरी फुल हो रही है 1 घंटे में, आपने 4 घंटे लगा के छोड़ा तो वो ओवर चार्ज नहीं होगा, वो प्रिवेंट करेगा। एक सर्टेन लिमिट के बाद वो जो है ना चार्ज को कट ऑफ कर देगा। इसके अलावा जो है वो डिस्चार्जिंग, फॉर एग्जांपल मतलब आपकी बैटरीज लगी हैं जो सप्लाई चल रही होती है, ठीक है। तो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ही जो है अप्लायंसेस में जो पावर जा रही होती हैं तो वो एक सर्टेन लिमिट पे लाके कट ऑफ कर देगा, आपकी बैटरीज की जो सप्लाई कट ऑफ कर देगा, जिससे वो डिस्चार्जिंग जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो आपकी बैटरी। अदरवाइज जो रिचार्जिंग में मसले हो जाते हैं, तो इसीलिए जो वो कट ऑफ कर देता है सप्लाई इन केस ऑफ लो बैटरी के ऊपर आके वो सप्लाई रोक देता है। तो ये दो काम हमेशा चार्ज कंट्रोलर की ये दो फंक्शंस होती हैं। और इसके अलावा 4 स्टेजेस में ये काम कर रहा होता है: बल्क, एब्जॉर्प्शन, इक्वलाइजेशन, फ्लोट। बल्क में ये होगा कि सोलर से जितनी भी चार्ज मिल रहा होगा वो आपकी प्रोवाइड करेगा बैटरीज में चार्ज करने के लिए। इसके बाद जब ऑब्जॉर्प्शन का लेवल आएगा, एक ख़ास लेवल आएगा जब आपकी बैटरीज काफ़ी चार्ज हो रही होंगी, मतलब फुल होने के करीब हो, तो वो क्या करेगा, मतलब वो इस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, करंट को टेपर डाउन करेगा, यानी करंट को कम करेगा ताकि उसकी जो है ओवर चार्जिंग से प्रोटेक्ट हो। और इसके बाद वोल्टेज को इस तरह रेगुलेट करेगा। ये एब्जॉर्प्शन लेवल है, चार्ज कंट्रोलर के अंदर ही ये 4 फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा इक्वलाइजेशन एक और दूसरा लेवल है, जिसमें एक टाइम पे बहुत वोल्टेज जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि एक लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक यानी लीड एसिड बैटरीज होती है, जिसमें हमारे जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसके अंदर पानी होता है, उसको स्टेयर करना लाजमी होता है। तो ये हाई वोल्टेज जो है ना स्टेयर कर देता है। ये चार्ज कंट्रोल की एक स्टेज है जहाँ पे आके ये हाई वोल्टेज को बूस्ट करके वो स्टेयर कर देता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सके। इसके अलावा है फ्लॉट, यानी जो आखिरी स्टेज है, जब बैटरी फुल हो जाए तो उसकी जो चार्ज जो है चार्जिंग वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है। जब बैटरी फुल हो जाए, रिचार्ज हो जाए फुली, तो वो रिड्यूस कर देता है जो चार्जिंग वोल्टेज इसको हम फ्लॉट कहते हैं। ये 4 स्टेजेस पे जो है चार्ज कंट्रोल्स काम करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा 3 टाइप्स हैं चार्ज कंट्रोल्स के। सबसे पहला जो टाइप है वो है शंट, रेयरली यूज्ड दिस डेज। बहुत पुराना टेक्निक, शंट में जस्ट ऑन एंड ऑफ वाला सीन था। कोई इतना उसमें वो चीज़ें प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव जो है वो नहीं थे, जिसके बहुत पुराने टेक्निक जिसमें आपके अप्लायंसेस का जो है बेड़ा गर्क हो जाता था। इसके बाद जो है ना PWM, पल्स विद मॉड्यूलेटेड, ये अभी जो है ना ऑब्सलीट हो रहा है, मार्केट से जा रहा है। वैसे अब भी मार्केट में है, लोकली ये यूज्ड होता है पल्स विद मॉड्यूलेटेड। और इसके अलावा है MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये जो है ना लेटेस्ट जो इन्वर्टर्स के अंदर भी ये है MPPT वाला। तो ये दोनों जो है ना हम डिस्कस करेंगे। शंट वाला तो जस्ट अ बटन, या इस तरह का हम ये कह सकते थे कि हम बैटरीज के साथ कोई पावर कनेक्ट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, जस्ट ये था। इसके अंदर कोई जो है डिस्चार्जिंग की प्रोटेक्शन या ओवर चार्जिंग की प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था, जिससे आपके अप्लायंसेस का मतलब ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस थे शंट में। तो ये ऑब्सलीट हो चुका है। हम PWM यानी पल्स विद मॉड्यूलेटेड, ये एक मॉड्यूलेशन की टेक्निक है। मॉड्यूलेशन होती यह है कि जब आप
DC से AC कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो एक हमें प्योर साइन वेव चाहिए होता है। साइन वेव मतलब साइनसोडियल वेव हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, जो कि हम हमारे अप्लायंसेस हमारी जो AC जो हमारे घरों में चल रही होती हैं, जबकि जो हमारे पास जो बैटरी बैंक में जो वोल्टेज या करंट या वाटेज पावर होती हैं वो DC होती हैं। उसको हम कन्वर्ट करने के लिए एक मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम पल्स विद मॉड्यूलेटेड कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स होती हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि हम किसी एक सीधी लाइन को हम ला के साइनसोडियल कैसे बनाएं, ये एक टेक्निक है बेसिकली। इसके बाद MPPT है, ये थोड़ी डिफरेंट टेक्निक है इसके अलावा। तो सबसे पहले हमारे पास है PWM। जो चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होते इतने ज़्यादा, क्योंकि ये भी ऑब्सलीट होते जा रहे हैं मार्केट से। इसमें भी कुछ फ्लॉस हैं, यानी जितनी आप वोल्टेज दोगे इन या पावर या करंट वो आउट होगा। इसमें कोई मॉड्यूलेट करके या इन्हांस करके इस तरह का कोई सेंडिंग नहीं होता है। जस्ट आपने 12 एम्पेयर्स दिए तो 12 एम्पेयर्स आउट होंगे। हाँ, कुछ लॉसेस भी होते हैं। इस मॉड्यूलेशन में भी ये है कि इसमें स्पेसिस और ड्यूरेशन वेरी कर रहा होता है। पल्स जो चार्जिंग पल्स होता है ये कंटिन्यूस नहीं होता है, एक ख़ास फ्लो में नहीं होता है। ये एक फ्लो है इसके अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो MPPT है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ये थोड़ा सा महंगा है मार्केट में उसके निस्बत जो PWM है उसके निस्बत से ये थोड़ा सा महंगा है। ये ऑप्टिमम वोल्टेज और करंट रेशो को ये ट्रैक कर रहा होता है एरे से। मिसाल के तौर पे जो है हमें हमारी जो एरे का जो मैक्सिमम आउटपुट है ना वो ये मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। ये ट्रैक करके एक सर्टेन टाइम में कब हमें चार्ज करना है, कब नहीं करना है, किसी तरह कब हमें डिस्चार्ज करना है, ये बिल्कुल सही तरीके से इसको पता होता है कि आपका सोलर कब जाके मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होगा, कब जाके मिनिमम दे रहा है, कब हमें बैटरी से पावर लेनी है, कब हमें सोलर से इसको चार्ज करना है, ये ट्रैक कर रहा होता है। ये परफॉर्मेंस ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस तरह ट्रैकिंग के ज़रिए से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको 30% तक इम्प्रूव करता है। जो PWM से ये 30% इम्प्रूव करता है। डिफरेंट वोल्टेज को इन मतलब मिसाल के तो 24 वोल्ट हम दे रहे हैं तो ये 230 वोल्ट आउट दे सकता है। इसी तरह 48 वोल्ट हम इन दे रहे हैं तो ये 220 वोल्ट ही आउट दे सकता है। तो ये वोल्टेज के जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि ये कितना हम इन दे रहे हैं, कितना आउट आ रहा है, तो ये हम डिफरेंट MPPT अब चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं, हमने देखना होता है कि हमारी क्या मतलब यूजेबिलिटी है, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारा अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये हम देख के हम चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं। जो लेटेस्ट जो हमारे पास चार्ज कंट्रोलर है इसमें कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में आपकी LCD तो लगी होती है, ये हमें वोल्टेज और करंट वगैरह बता रहा होता है। इंडिकेटर्स भी होता है कि अगर कोई फॉल्ट होता है, कम्युनिकेशन एरर होता है या पावर का, ये LEDs लगे होते हैं, ये हमें बता रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डिस्प्ले हैं। इसके बाद रिमोट LCD होती हैं, यानी हम वाईफाई के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम रिमोटली देख सकते हैं, कहीं और से भी मॉनिटर कर सकते हैं इसको। और टेम्परेचर सेंसिंग इसके अंदर होती है, टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि यार कितना टेम्परेचर है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी एक होता है डिवाइसेस के अंदर कि इस टेम्परेचर में ये रिज़ल्ट आएगा, इस टेम्परेचर में ये रिज़ल्ट आएगा, तो इसे हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोल्डनेस और हॉटनेस में हमारे वोल्टेज और करंट चेंज हो रहे होते हैं, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। जब भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो होता है ये डिस्कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली। ये भी एक अच्छा फीचर है इनके अंदर लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट का। इसके अलावा डाइवर्जन लोड कंट्रोल, मिसाल के तौर पे एक मैंने मोटर लगाया, एक मैंने बल्ब लगाया, एक मैंने हीटर लगाया, तो ये इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, इसी तरह रेजिस्टिव लोड है। तो कहने का मतलब ये देखो ये तमाम जो लोड डिफरेंट लोड्स हैं ये डाइवर्जन लोड कंट्रोल ये कर सकता है। जो चार्ज कंट्रोलर्स हैं ये इससे इफेक्ट नहीं होता है परफॉर्मेंस। इसके बाद लाइट कंट्रोल डस्ट टू डाउन, मिसाल के तौर पे शाम हो रही है तो ये ख़ुद जो है लाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं और सुबह में जो है ना फिर से इसी हिसाब से रिचार्जिंग साइकिल में आ जाता है, शाम में जो है डिस्चार्जिंग साइकिल में आ जाता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस इन लोगों ने ऐड किए हैं जो नए चार्ज कंट्रोल्स आ रहे हैं। इन्वर्टर्स इन सबसे एडवांस है और हम किस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। और हम कंट्रोलर्स को दो तरीक़ों से फिर डिवाइड कर सकते हैं, साइजिंग वोल्टेज और साइजिंग करंट।
अब PWM है, इसमें हमारे पास जो वोल्टेज हम देंगे सेम वोल्ट्स इन एज सेम वोल्ट आउट, जितने वोल्ट हम देंगे उतने वोल्ट आउट आएगा। हमने 24 वोल्ट हमने दिए हैं तो 24 वोल्ट आउट आएगा। हमने 48 वोल्ट दिए तो 48 वोल्ट ही आएगा। MPPT में क्या होगा कि कैन कन्वर्ट इनपुट वोल्टेज टू मैच बैटरी बैंक। हमने बैटरी बैंक को मैच करने के लिए ये चार्ज कंट्रोल हमेशा चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए यूज़ नहीं होते, ये भी आपने दिमाग में रखना है। तो ये हमेशा इनपुट जो मिसाल के तौर पर हमने 24 दिया, हमारी बैटरी को 48 वोल्ट चाहिए चार्जिंग के लिए, तो ये मैच कर लेता है। कोल्ड वेदर में हमेशा वोल्टेज इंक्रीज होता है, जब कोल्ड वेदर होगा तो वोल्टेज हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये हम MPPT और इसमें देख के हम मिसाल के तौर पर हमने 12 वोल्ट की हमने कोई PV लगाई, तो 12 वोल्ट की हमें बैटरी की जो रिक्वायरमेंट होगी ना, तो तभी ये चार्ज कर सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट में 12 वोल्ट ही दे सकता है, 12 वोल्ट में 24 वोल्ट नहीं दे सकता, या 12 वोल्ट में 14 वोल्ट नहीं दे सकता। जब MPPT ट्रैकर्स में ये है, ये कंपेटेबल यानी बैटरी बैंक के साथ मैच करता है। इसके अलावा चार्ज कंट्रोल को अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो PWM में जितना करंट हम देंगे, मिसाल के तौर पर 9 एम्पेयर देंगे तो 9 एम्पेयर, 3 एम्पेयर देंगे तो 3 एम्पेयर ही होगा। MPPT में होता ये है कि करंट इज इन्वर्सली अफेक्टेड बाय वोल्टेज, यानी जितना करंट इंक्रीज करेंगे वोल्टेज इतनी गिर जाएगी। और हम इसका जो फॉर्मुलेशन अगर हम करें तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वाट्स, ठीक है, वाटेज जिसको बोलते हैं, वोल्ट्स वोल्टेज इंटू एम्पेयर्स इज इक्वल टू वाट्स, ठीक है। अगर हमने टोटल वाट्स को डिवाइड करें बैटरी वोल्टेज से, मिसाल के तौर पे 3 किलोवाट है, ठीक है, 3 किलोवाट को यानी 3000 वाट्स को डिवाइड करता हूँ मैं 230 या 12 वोल्ट से, 12 वोल्ट से, तो ये होगा जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो एम्स यानी करंट आएगा, ठीक है, एम्पेयर आउट। तो इसी तरह हम जो है करंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि ये कितना करंट पर आवर दे सकता है, या इसकी करंट किस साइज़ का हम लगा सकते हैं यहाँ पे। यानी हम MPPT का जो है वोल्टेज यानी उसकी कितनी टोटल वाटेज की ये बैटरी है और कितना हमें करंट चाहिए होगा इसको चार्ज करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बेस पे हमने MPPT ट्रैकर को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें करना होता है। अब इन्वर्टर्स, जो कि आज की सोलर इंडस्ट्री में जिसने बूम मचाया है, ये जो है इन्वर्टर्स है बेसिकली कन्वर्टिंग DC टू AC। DC जो हमारे सोलर पैनल जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी होती है DC डायरेक्ट करंट, ठीक है, तो उसको हमने अल्टरनेटिव करंट में चेंज करना होता है जो कि साइनसोइडल होती है। तो ये हमने देखना है कि हमारे बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं, मॉडिफाइड और प्योर साइन वेव। और इससे पहले हम PWM जो होता है वो भी इन्वर्टर्स होते थे, बट ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब जो है मॉडिफाइड और प्योर साइन वेव हम डिस्कस करेंगे। तो प्योर साइन वेव होता है मैंडेटरी फॉर ग्रिड टाइट, यानी हमारे पास जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उनके लिए हमने प्योर साइन वेव ही लगाना होता है। और ऑफ ग्रिड के लिए भी हम ये प्रेफर, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड हाइब्रिड जितने भी इन्वर्टर्स अभी मार्केट में अवेलेबल हो सारे प्योर साइन वेव। जनरली मतलब एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो ये एक्सपेंसिव है। PWM मॉडिफाइड इनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेसेसिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी हमारे जितने भी क्रिटिकल लोड्स हैं, तो क्रिटिकल लोड्स का मतलब ये है कि जिनको फ्लैक्चुएशन की वजह से, अब हीटर है उसको फ्लैक्चुएशन की वजह से इसका मतलब नहीं होता है, या हमारे LEDs होती है जो आजकल की स्मार्ट TVs वगैरह जो स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे होते हैं वो बेसिकली इफेक्ट कर रहे होते हैं फ्लैक्चुएशन से। सो फॉर दैट रीज़न वी आर ऑप्टिंग प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स। तो हमारे पास दूसरा मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड साइन वेव में। अब साइन वेव अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें इस तरह का होगा, देखो साइन वेव यूँ साइन वेव होता है, मॉडिफाइड में इस तरह का होता है, ये स्क्वायर शेप में आता है, ये प्योरली इस तरह नहीं होता है, ठीक है। साइन वेव आप गूगल कर लेना और मॉडिफाइड साइन वेव और साइन वेव में क्या डिफरेंस है जस्ट आप गूगल करेंगे वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। फॉर सिंपलेस्ट सिस्टम यानी छोटे छोटे सिस्टम जो 3 किलोवाट हो गया, 1.5 किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट हो, इस तरह के सिस्टम्स में हम मॉडिफाइड यूज़ कर सकते हैं। बट मोर देन दैट वी आर ऑलवेज यूजिंग प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स नाउअडेज। ये सस्ते होते हैं, इनकैंडिसेंट लाइट्स होते हैं, मोटर्स विद ब्रशेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे इनकैंडिसेंट जो बल्ब होता है उसके अंदर भी एक फिलामेंट होता है जो रेजिस्टेंस या हीटर के हिसाब से जो है वो चल रहा होता है, बेसिकली वो रेजिस्टेंस की वजह से ही ग्लो कर रहा होता है वो फिलामेंट, ठीक है।
ये बहुत अच्छा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक ऑडियो, जहाँ पे ऑडियो या सेंसिटिव सिग्नल्स हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे, टेलीकम्युनिकेशन जहाँ पे हो रही होगी, तो वहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो है ना हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं मॉडिफाइड इन्वर्टर्स को, ठीक है। अब इनकी टाइप्स में हम देखें तो वो ये जो है ना इन्वर्टर्स की बेसिकली ये दूसरे तरीके से हमने डिफ़ाइन किया था, उनके टाइप्स क्या है, और ये भी उनको हम टाइप्स कह रहे हैं, मगर इन्वर्टर्स में भी हम डिफरेंट वो है। अब वहाँ पे वो क्वालिटी वाइज हम फंक्शन के हिसाब से हम देखते थे, यहाँ पे हम उनको हमने कैटेगराइज किया। ये कैटेगरीज है बेसिकली, मैं उसको कैटेगरीज कहूँगा। आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पे टाइप से लिखा है, वहाँ पे टाइप से लिखा है। ग्रिड टाइड, ऑफ ग्रिड टाइड प्लस बैटरी बैकअप, ये 3 टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं। ग्रिड टाइड में आप हुआवे, सनग्रो, सोफार, ये ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा नाइट्रोक्स के भी है, इनवर्क्स की भी है, जो कि एक लोकल ब्रांड है, OEM करा रहा होता है। जब ये जो टॉप ब्रांड्स हैं उनमें से आप हुआवे, सनग्रो, ग्रो वॉट, सोफार, ये इन्वर्टर्स हैं। ऑफ ग्रिड में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि हुआवे भी बनाता है, सोफार भी बनाता है। इसके अलावा जो OEM वाले इन्वर्टर्स बहुत चलते हैं, जिसमें इन्वर्क्स के ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, जिसमें पावर के हैं, जिसमें फ्रोनस के हैं, ये इन्वर्टर्स ऑफ ग्रिड में बहुत चलते हैं। इसके अलावा ग्रिड टाइड, बैटरी प्लस बैटरी बैकअप, जो कि नाइट्रोक्स का बहुत काफ़ी चलता है, जो कि फिजिबल है, इसके पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। हुआवे के जो है बैटरी बैंक थोड़ा महंगा है। इन्वर्टर तो सही है मगर बैटरी बैंक बहुत महंगा है। 1 मिलियन का सिर्फ बैटरी बैंक है, अगर 10 किलोवाट का मैं लगा देता हूँ तो वो थोड़ी फिजिबल नहीं पड़ती हैं। इसके कंपेरेटिव जब लिथियम आयन बैटरी हम ले रहे होते हैं, अगर 1 यूनिट हम लगा रहे होते हैं तो वो 5 किलोवाट का बैकअप दे रहा होता है, जो कि तकरीबन 2,20,000 का पड़ता है। अगर मैं 2 बैटरी बैंक्स भी लगाते हूँ तो तकरीबन वो 4-4.5 लाख का पड़ जाएगा, जबकि हुआवे का तकरीबन 1 मिलियन का है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इन्वर्टर्स भी डिफरेंट यूज़ करते हैं, और हुआवे का जो इन्वर्टर है वो ओनली कंपेटेबल विद द हुआवे बैंक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इन्वर्टर्स को भी पाकिस्तान में डिफरेंट, थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जस्ट टेक्नोलॉजी आपने समझनी है कैसे काम करती है। ग्रिड टाइप इन्वर्टर्स में देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, रेजिडेंशियल में भी लगता है, इंडस्ट्रीज में भी लगता है, तो इसकी जो VDC है, VDC इज अ वोल्टेज फ्रॉम PVs, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग्स बनानी होती है, एरेस बनानी होती है। स्ट्रिंग्स मीन्स नंबर ऑफ पैनल्स। जो मेरा पिछला जो ट्यूटोरियल है वो सोलर पैनल्स और बैटरीज के ऊपर है, ये जो है इन्वर्टर्स और चार्ज कंट्रोलर्स के ऊपर है, राइट। तो ये तकरीबन अगर आप देखें तो 1000 VDC वोल्टेज, DC वोल्टेज, ठीक है, उस तक सपोर्ट करते हैं उनकी MPPT से, यानी तकरीबन डुअल MPPTs में हमने 4 स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो एक MPPT रेंज है जिसमें हम 1000 VDC यानी 1000 वोल्ट DC हम लोग तक से सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसा है कि सोलर टू AC वोल्टेज, यानी 1000 VDC को हम 3 फेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 440 वॉट्स बन जाएंगे। कनेक्ट सोलर एरेस टू कंपनीज ग्रिड फॉर नेट मीटरिंग के लिए जो है ना ये ऑन ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितनी भी जो है एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी हैं उनको सेल करते हैं ग्रिड को, और वो बैक स्पिन मीटर बैकवर्ड्स। तो मीटर जो है ना रिवर्स मीटरिंग होती है, इसको रिवर्स मीटरिंग भी कहते हैं। डो नॉट यूज़ बैटरीज, ये ग्रिड टाइड हमेशा बैटरीज यूज़ नहीं करते। इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जब भी व्हेन ग्रिड गोस आउट सो डस इन्वर्टर्स भी बंद हो जाते हैं जब ग्रिड चली जाए। तो इसको हम इंडोर भी यूज़ करते हैं, आउटडोर भी यूज़ करते हैं। वाटेज बेस्ड ऑन साइज ऑफ PV एरे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 5 किलोवाट की एरे लगाई है, 5 सोलर पैनल्स लगाए, तो मैं 5 किलोवाट का ही इन्वर्टर लगाऊंगा। या ये हुआवे वाले ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है तो 12 किलोवाट के PVs लगाए। इसको जो ACDC जो रेशो है वो मेंटेन करे, 1.2 का जो रेशो होना चाहिए, ये बेसिकली ये है। तो इसको ACDC रेशो कहते हैं। तो ग्रिड टाइड इन्वर्टर जब भी आप सेलेक्ट करें तो आपकी जब सबसे पहले आपकी अपनी रिक्वायरमेंट देखें। इसके अलावा रिक्वायरमेंट के अलावा आपने कितने पैनल्स अटैच किए हैं वो सब आप देखने के बाद जो है आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर का जो है सेलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने 10 किलोवाट, 10 kTl, 20 kTl, 15 kTl, इसी तरह के जो साइज़ में इन्वर्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा माइक्रो इन्वर्टर्स ग्रिड टाइड जो हर पैनल के पीछे अटैच होते हैं, कन्वर्टर सिंगल सोलर पैनल टू AC वोल्टेज, यानी हर पैनल में अटैच होते हैं, यानी पैनल के बैक साइड में ही ये माउंट होते हैं।
डायरेक्ट ये जो है एसी पावर को घर में लेके आ रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में मैंने जितना सोलर इंडस्ट्री में काम किया पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा या हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो मगर ये मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। इसमें ये होता है कि देखो इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ये हर पैनल की एफिशिएंसी अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहा होता है। इसमें ये होता है कि रिमोट मॉनिटरिंग, हर पैनल की एक रिमोट मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हर पैनल की नहीं होती है। जैसे कि हम सिस्टम एक इन्वर्टर लगा रहे हैं तो हमारी एक स्ट्रिंग पूरी, अगर स्ट्रिंग की वोल्टेज अगर लो है तो हमने हर पैनल को देखना होता है कि कौन सा पैनल कम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा दूसरे टाइप का हमारे पास इन्वर्टर है, ये है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, जो हम स्टैंड अलोन भी इसको कहते हैं। इसका जो है नेट मीटरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इसके साथ एक बैटरी बैंक अटैच होता है। जब भी हमारी लाइट चली जाती है तो ये बैटरी से पावर ले रहा होता है, और बैटरी वाली और सोलर वाली दोनों जो पावर है वो डीसी होती है, ये दोनों को कन्वर्ट कर रहा होता है एसी में, और हमारे हाउस होल्ड में जो भी अप्लायंसेस हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डीसी से एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज है। इसका एक स्पेसिफिक बैटरी बैंक है 12, 24 और 48। बेसिकली हम 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ जो है 24 वोल्ट, यानी एक बैटरी जो हमारे पास अभी अवेलेबल है लिथियम आयन में वो 48 वोल्ट की होती हैं, और इसके अलावा जो टोल ट्यूबुलर जो बैटरीज होती हैं जिनको हम लीड एसिड बैटरीज करते हैं वो 12 वोल्ट की है। तो हम 2 बैटरीज या 24 के लिए 2 बैटरीज लगाते हैं, और इसके अलावा 48 के लिए 4 बैटरीज लगाते हैं। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारे पास सोलर पैनल हमारी बैटरीज को चार्ज नहीं कर रहा हो तो डायरेक्ट एसी सोर्स से, यानी हमारे ग्रिड से भी, जब हमारी ग्रिड हो तो ये तब भी हमारी बैटरीज को चार्ज करता है। ये यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के तौर पे भी काम कर सकता है। इनको हम बैटरीज के करीब ही लगाते हैं ताकि जो है डीसी केबल में हमेशा पावर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमने बैटरीज के करीब ही लगाते हैं इसको, ठीक है। रेटेड जो वाटेजेस होते हैं ये कंटिन्यूस ऑपरेशन, मतलब आपके घर में कितना लोड चल रहा है कंटिन्यूसली उसको देख के हम इन्वर्टर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सर्ज कैपेसिटी, मिसाल के तौर पे आपके घर में एसी लगे हुए हैं, जो नॉन इन्वर्टर एसी लगे हैं या मोटर्स चल रहे हैं, तो उनकी जो सर्ज कैपेसिटी कितनी है, ये इनिशियल करंट वो कितना ले रहे हैं, इस हिसाब से हमने देखना होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर इनिशियल करंट कोई भी एसी का अगर वो 5 किलोवाट आ रहा है तो उसके बाद जो ऑपरेशनल जो करंट होता है वो जो पावर लोड है वो 3 किलोवाट है, तो हमने 5 किलोवाट ही लगाना होता है। वोल्टेज जो भी है वो उसने मिसाल के तौर पे 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ हम 24 लगाते हैं, और इसके अलावा 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ हम 48 लगाते हैं। तो ये मैच करना लाजमी है, अगर मैच नहीं करेंगे तो वो चार्ज और डिस्चार्ज और ये कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में जो बैटरी लेस भी इन्वर्टर्स अभी अवेलेबल हैं, मगर मार्केट में हम लगाते नहीं हैं। वैसे इसमें ये होता है कि जब सोलर होगा तो डायरेक्ट ये चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो हमें बाज़ दफ़ा इसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, और ये बैटरी के बगैर भी ये इन्वर्टर्स चलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास 2 और हैं, ग्रिड टाइड प्लस बैटरी बैकअप, GT प्लस BB जिसको हम कहते हैं। ये भी जो है DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये क्रिटिकल लोड भी चला, जब ग्रिड चली जाती है, ये नेट मीटरिंग यानी ये बेसिकली एक्स्ट्रा पावर सेल भी करता है ग्रिड को, और जब ग्रिड चली जाए तो ये आपको बैकअप भी प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल लोड जो है ये बैटरीज में शिफ्ट होकर चलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक बैटरी बैंक होता है जिसमें 48 वोल्ट या 24 वोल्ट रिकमेंडेड है। ज़्यादातर ये बड़े सिस्टम्स में लगते हैं तो 48 वोल्ट ही हम रिकमेंड करेंगे। ये इन्वर्टर और चार्जर दोनों की तरह काम करता है। ये हमेशा घर के अंदर लगता है। ज़्यादातर इन्वर्टर हम घर के अंदर ही लगाते हैं, इंडोर ही होते हैं। आउटडोर बहुत ही कम, जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तानों में लगे होते हैं, उनके लिए भी हमने एक जो कंट्रोल रूम बना होता है वहीं पे लगाते हैं। ये होते हैं वैसे IP65 जो इंग्रेशन प्रोटेक्शन जो होती हैं, और ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, उसका इतना इशू नहीं होता है बाहर लगाने के भी। ऑफ ग्रिड एंड GT/BB, ऑफ ग्रिड और ग्रिड टाइट बैटरी बैकअप, ये इंटीग्रेटेड AC चार्जिंग ऑटोमेट जनरेटर स्टार्ट इन्वर्टर ट्रांसफ़र स्विच, ये हमेशा जेन सेट और PVs के साथ हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, जनरेटर्स के साथ और उसके साथ। तो ये काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे ग्रिड भी चल रहा हो, जनरेटर्स भी चल रहे हो, और सोलर प्लांट भी है। तो ये ऐसी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है बेसिकली। इसमें भी काफ़ी फीचर्स हैं।
ये इंडस्ट्रीज़ में हमेशा यूज़ होता है, ये हमेशा रेजिडेंशियल या छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी इवन यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको ये कोई काम का लगा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सोलर के हवाले से देगर में ऐसी चीज़ें इस चैनल पे लाता रहूँगा, और उसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी ट्यूटोरियल्स में इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।